हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स के रेफरेंस में मैंने 3 पॉइंट लिख के रखे हैं। सबसे पहले 230 ये डिबेंचर वर्ड को डिफाइन करेगा। सेक्शन नंबर 71 ये डिबेंचर का लॉ के बारे में बात करेगा, और जो इसका रूल है उसका रूल नंबर है रूल नंबर 18, और रूल का नाम है द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। तो अब हम लोग वन बाय वन सबसे पहले बात करते हैं डिबेंचर का डेफिनेशन क्या। देखिए, डिबेंचर को डिफाइन किया गया, डिबेंचर इंक्लूड्स। जब भी लॉ मेकर इंक्लूड वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब इसका डेफिनेशन में जो वर्ड्स यूज किए गए उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी ने चाहे डिबेंचर स्टॉक इशू किया हो या बॉन्ड इशू किया हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट किया गया है, एविडेंसिंग अ डेट, जिसके द्वारा कंपनी ये बोल रही है कि हमने आपसे डेट लिया है, हमने आपसे लोन लिया है, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, चाहे कंपनी ने अपनी एसेट पर चार्ज क्रिएट किया है या नहीं किया है, मतलब चाहे डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी दिया हो या नहीं दिया हो, तो उनको बोलेंगे डिबेंचर। एक बार वापस से देखो क्या बोला, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। तो कुल मिला के होता ही है कि अगर कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, और कंपनी सबूत के तौर पे सर्टिफिकेट देती है, उन्हीं को हम बोलते हैं डिबेंचर्स। अब यहां पे एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट वर्ड आ गया, मतलब क्या हुआ, एक एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन है मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी चीजें जिनको डिबेंचर नहीं मानते। तो दो ऐसे केसेस हैं, दो ऐसी चीजें जिनको डिबेंचर नहीं मानते। पहला है चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट, एक कैपिटल कर लीजिएगा सर। ये जो हमारा आरबीआई एक्ट है उसका चैप्टर 3D में जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे उसमें मनी मार्केट है, डेरिवेटिव्स है, उनको डिबेंचर नहीं मानते। और दूसरा, ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके डिसाइड करेगा, डिक्लेयर करेगा, उनको डिबेंचर्स नहीं मानते, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर। अब फटाफट देख लेते हैं डिबेंचर्स के फीचर्स के बारे में कुछ बातें। डिबेंचर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। भाई मान लो कंपनी को 10 करोड़ के डिबेंचर इशू करने, तो कंपनी उस 10 करोड़ रुपए को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है, हर एक हिस्सा डिबेंचर कहलाता है। मान लीजिए कंपनी ने बोला कि हमारा एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो वो 100 रुपए डिबेंचर है, मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो डिबेंचर कंपनी से परचेस करते हैं, कंपनी उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है। ये जो सर्टिफिकेट होगा उसमें या तो कंपनी की कॉमन सील लगेगी, और अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो या तो 2 डायरेक्टर साइन कर ले या एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन कर ले। और सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर्स को कब इशू करना पड़ेगा, कंपनी कब देगी इनको, तो अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर कंपनी को उनको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है पीरियडिकल प्लस फिक्स्ड इंटरेस्ट, मतलब डिबेंचर होल्डर कंपनी में पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट मिले, और ये जो इंटरेस्ट है वो इनका फिक्स रहेगा और पीरियडिकल होगा। अब ये कितना पीरियड का होगा तो कंपनी डिसाइड कर सकती है, हो सकता है 6 मंथली, हो सकता है एनुअल हो या क्वार्टरली हो, कंपनी बिल्कुल फिक्स रखती है। इनको वोटिंग राइट कभी नहीं मिलता डिबेंचर होल्डर्स को। इसके बाद ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, डिबेंचर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, और जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे भी डिबेंचर को ट्रांसफर किया जा सकता है। डिबेंचर 2 प्रकार के हो सकते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। याद कीजिए, ये जो डेफिनेशन आपको दी हुई थी उसमें क्या लिखा था, वेदर कंस्टिट्यूटिंग और चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर चार्ज है तो सिक्योर्ड, नहीं है तो अनसिक्योर्ड। इसके बाद अगला पॉइंट है रिडम्पशन, कंपनी को डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना पड़ता है, और रिडम्पशन कैसे होगा, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। और आखिरी पॉइंट है कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इशू कर सकती है, मतलब कंपनी ऐसे डिबेंचर इशू कर सकती है जिनको कुछ समय के बाद शेयर्स दिए जाएं। इसके बाद अगला पॉइंट है डिबेंचर और शेयर्स में क्या क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट है लोन वर्सेस कैपिटल, मतलब जो डिबेंचर जो कंपनी इशू करती है तो कंपनी लोन ले रही है, जबकि शेयर इशू करी मतलब कंपनी कैपिटल रेस कर रही है। पॉइंट नंबर 2 है क्रेडिटर वर्सेस ओनर, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर कहलाते हैं जबकि शेयर होल्डर कंपनी के ओनर कहलाते हैं। वोटिंग राइट डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलता है। अगला पॉइंट है रिटर्न, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, DIV डिविडेंड मिलता है। अगला पॉइंट रिटर्न, मतलब इनको क्या मिलेगा, अगर लॉस भी हो जाए, कंपनी को लॉस भी हो जाता है, तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो कि लॉस हो आपको देना ही पड़ेगा, जबकि डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो। अगला पॉइंट है चार्ज, डिबेंचर होल्डर के फेवर में कंपनी एसेट की सिक्योरिटी पर चार्ज लगा सकती है, लेकिन शेयर होल्डर को कभी चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता, मतलब शेयर होल्डर कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते। अगला पॉइंट है रिटर्न, डिबेंचर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है, मतलब उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन डिविडेंड तो प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा, और प्रॉफिट वेरिएबल है तो इसलिए जो डिविडेंड है वो भी वेरिएबल होता है। अगला पॉइंट है इशू एट डिस्काउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है सर। कंपनी का जो शेयर्स होता है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिडम्पशन। अगर हम रिडम्पशन की बात करते हैं तो डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर दो टाइप के हो सकते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब वो डिबेंचर जिनका कुछ समय के बाद रिडम्पशन हो, और इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी ने ऐसे डिबेंचर इशू किए हैं जिनको कंपनी ने बोला कि हम आपको पेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो डिबेंचर दोनों टाइप का हो सकता है। इक्विटी शोल्डर, अब शेयर भी दो टाइप के हो गए, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। इक्विटी शोल्डर्स को रिपेमेंट मिलता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली, मतलब इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीमेबल। और जबकि प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना, इट इज ऑलवेज रिडीमेबल, उनका 20 साल के अंदर रिडम्पशन करना पड़ता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहां पे 30 साल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपेमेंट इन वाइंडिंग अप, मतलब अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उस केस में 3 लोग खड़े हैं, कौन कौन, इक्विटी शोल्डर, प्रेफरेंस शोल्डर, डिबेंचर होल्डर। सबसे पहला पैसा मिलेगा डिबेंचर होल्डर को, उनको देने के बाद जो पैसा बचेगा वो मिलेगा प्रेफरेंस को, और उसके बाद आखिरी में मिलता है इक्विटी को। तो ये दोनों के बीच में कंपेरिजन हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर की टाइप्स में देखिए, ये ऐसा दो ब्लॉक बना के पढ़ लो, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, बियरर, रजिस्टर्ड, फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। नाम से देखते हो, अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब ऐसे डिबेंचर जिनको कंपनी ने कोई सिक्योरिटी इशू नहीं की। सिक्योर्ड का मतलब वो डिबेंचर या मॉर्गेज भी बोलते हैं, वो डिबेंचर होल्डर जिनको कंपनी ने एसेट की सिक्योरिटी दिया। नेक्स्ट पॉइंट रिडीमेबल, ऐसे डिबेंचर जिनका कुछ समय के बाद रिडम्पशन किया जाएगा, पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इरिडीमेबल या इसका दूसरा नाम है परपेचुअल, ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनको पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उनको बोलते हैं इरिडीमेबल। नेक्स्ट है बियरर या अनरजिस्टर्ड। बेयरर डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने कंपनी के बेयरर डिबेंचर्स परचेस किए हैं तो इसका मतलब वो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आपका नाम नहीं होगा, तो इट इज ट्रांसफर बाय डिलीवरी ओनली। और जब आप ट्रांसफर करते हैं ना तो उसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करने की आवश्यकता नहीं होती, और कंपनी के रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, और आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें भी आपका नाम नहीं है। तो इसमें नेचुरली रिस्क भी है, लेकिन आपको फायदा क्या है कि जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी का सेविंग होती है। अगला पॉइंट है रजिस्टर्ड, नाम से क्लियर है, अगर कंपनी के आपने रजिस्टर्ड डिबेंचर परचेस किए, मतलब कंपनी के रिकॉर्ड में भी आपका नाम है और आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भी आपका नाम है, तो जब आप अपने डिबेंचर किसी को ट्रांसफर करेंगे तो आपको ट्रांसफर डीड बनना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। और जो बियरर होता है ना, इट इज ट्रांसफर बाय डिलीवरी ओनली। अगला पॉइंट है फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी ने फर्स्ट डिबेंचर इशू किया, इसका मतलब कंपनी ने आपको यह बोला है कि जब भी एसेट को बेचा जाएगा, सिक्योरिटी को बेचा जाएगा, तो जो पैसा मिलेगा उसमें पहला पैसा आपको मिलेगा। और सेकंड डिबेंचर का मतलब क्या हुआ, इनको प्रायोरिटी नहीं मिलती, इनको पहले फर्स्ट डिबेंचर लोग को पैसा देते हैं, उनको देने के बाद जो बचेगा वो इनको मिलेगा, तो इनको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट कन्वर्टिबिलिटी के बेस पर हम डिबेंचर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पहला पॉइंट है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे डिबेंचर कंपनी इशू करती है जो कुछ समय के बाद पूरे के पूरे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे डिबेंचर जिनका रिडम्पशन होता है, जो कन्वर्शन नहीं होता। और पार्टली का मतलब क्या हुआ, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट कन्वर्टेबल और दूसरा पार्ट रिडीमेबल। मतलब मान लीजिए कंपनी ने क्या बोला, 10 करोड़ रुपए के डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं, हम 6 करोड़ आपको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे आखिरी में 10 साल के बाद, और बाकी जो 4 करोड़ है आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये हो गया पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट बात करते हैं डिबेंचर्स के टर्म्स। कोई भी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर में 2 टाइप के क्लॉज हो सकते हैं, एक हो सकता है विद पारी पासु क्लॉज डिबेंचर और एक हो सकता है विदाउट पारी पासु क्लॉज डिबेंचर। तो ये टर्म्स में लिखा रहता है। अब एक सवाल है कि अगर कंपनी ने विद पारी पासु क्लॉज डिबेंचर्स किया तब क्या होगा, विदाउट पारी पासु क्लॉज किया तो क्या होगा। विद पारी पासु क्लॉज मतलब ये हो गया कि कंपनी ने बोला कि ये जो सीरीज ऑफ डिबेंचर है, मतलब कई बार क्या होता है, मान लीजिए कंपनी को 2 साल में 10 करोड़ रुपए लेना है, पर एक साथ नहीं लेना है, धीरे धीरे करके लेना है। तो कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया, पहली बार कंपनी ने क्या बोला, हमको 2 साल में 10 करोड़ रुपए लेंगे, पर अभी हमको 2 करोड़ रुपए के डिबेंचर चाहिए, और हम ये 10 करोड़ रुपए के लिए हमने ये बिल्डिंग को सिक्योरिटी के रूप में दे दिया, और हम पारी पासु क्लॉज है, पारी पासु क्लॉज है मतलब क्या हुआ, ये 2 साल तक हम जितने लोगों को भी डिबेंचर इशू करेंगे सबका उस बिल्डिंग पर पहला इक्वल राइट होगा, प्रोपोर्शनेट राइट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहले जो परचेस कर लिया उसको पहला राइट, बाद वाले को बाद राइट, ऐसा नहीं है। तो ये होता है विद पारी पासु क्लॉज। तो देखिए क्या लिखा है, ऑल द डिबेंचर ऑफ द सीरीज रैंक इक्वली, मतलब 2 साल तक जितने भी डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर परचेस किया होगा सबका इक्वल राइट होगा। अगला पॉइंट है एवरी डिबेंचर होल्डर एंटाइटल टू शेयर द प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी रिलाइज, मतलब भविष्य में मान लीजिए एसेट को बेचना पड़ेगा तो जो पैसा मिलेगा वो सबको इक्वल वे में बटेगा, प्रोपोर्शनेट वे में बटेगा। अगर सिक्योरिटी इनसफिशिएंट है तो उस केस में दे शैल बी पेड प्रोपोर्शनेटली। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए 10 करोड़ का डिबेंचर्स है और एसेट को बेचा गया तो केवल 5 करोड़ रुपए मिला,
तो अब क्या होगा सर, अब सीधी बात है सबको 50% मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, जिसने 1 लाख का डिबेंचर परचेस किया है उसको 50,000 रुपए मिलेगा, जिसने 200 रुपए का डिबेंचर परचेस किया उसको 100 रुपए मिलेगा। और चाहे 1 लाख वाले ने पहले खरीदा हो चाहे 200 वाले ने पहले खरीदा हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। और अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एक सवाल होता है कि मान लीजिए कंपनी ने 2018 में कोई डिबेंचर इशू किया था, उस समय कंपनी ने उसमें पारी पासु क्लॉज नहीं लिखा था, उनको बिल्डिंग की सिक्योरिटी दी थी, तो 2018 वालों को क्या लग रहा होगा कि ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर हमारा ही पहला अधिकार है। लेकिन बाद में कंपनी ने क्या किया, 2021 में एक और लोन लिया, डिबेंचर इशू किया, और 2021 वालों को क्या बोला, हम ये जो बिल्डिंग हमने 2018 वालों को दी ना उसके बराबर अधिकार आपको भी देने। तो ये तो गलत बात हो गई सर, क्योंकि आपने 2018 वालों के साथ फ्रॉड कर लिया। भाई आपको अगर 2021 वालों को बराबर राइट देना था पीछे वालों को, तो आपको 2018 में ये बताना था कि जो बिल्डिंग है हम आप दोनों को बराबर अधिकार देंगे। पर अगर कंपनी ने ऐसा कुछ भी किया ना, जो मैंने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे ये जो 2021 में जो आपने नया क्लॉज डाला वो वैलिड नहीं माना जाएगा। पढ़िए क्या लिखा है, कंपनी कांट इशू न्यू सीरीज सो एज टू रैंक पारी पासु विद द प्रीवियस सीरीज। कंपनी नए सीरीज मतलब 2021 में कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हम आपको पिछले सीरीज के पारी पासु राइट दे रहे हैं। और अगर कंपनी ऐसा करना चाहती है, मान लीजिए कंपनी के दिमाग में कि 2021 वालों को इसके बराबर राइट देना है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए था, 2018 में जब आपने डिबेंचर इशू किया था उस वक्त आपको उसको बता देना चाहिए था। यही लिखा है देखो यहाँ पे, दिस पावर हैज टू बी एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन डिबेंचर टच डीड ऑफ प्रीवियस सीरीज। तो आपने जो पहले डिबेंचर इशू किया ना उसमें इस बात को आपको लिख देना चाहिए था। अगला पॉइंट देखिए, विदाउट पारी पासु क्लॉज। अगर कंपनी ने डिबेंचर जो इशू किए वो विदाउट पारी पासु क्लॉज है, तो इस केस में प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, मतलब सॉरी, इस केस में इक्वलिटी या जो अपन यहाँ पे पारी पासु बोले थे ना कि सबको इक्वल राइट होगा, वो इसमें नहीं होगा, बल्कि इसमें पेमेंट होगा डेट ऑफ इशू। मतलब सीधी बात है, जिन्होंने पहले डिबेंचर परचेज किए होंगे उनको पहले पैसा मिलेगा, बाद वालों को बाद में, तो डेट ऑफ इशू। लेकिन अगर सेम डेट पर डिबेंचर इशू परचेज किए गए, सेम डेट पर लोगों ने शेयर डिबेंचर परचेज किए, तो न्यूमेरिकल ऑर्डर वाइज पेमेंट होगा। मतलब क्या हुआ, डिबेंचर सर्टिफिकेट नंबर वाइज दिया जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर 1 वाले को पेमेंट पहले मिलेगा, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को। मतलब कुल मिला के विदाउट पारी पासु क्लॉज में किसके पैसे डूबते होंगे। भाई मान लो सिक्योरिटी को बेच के 8 करोड़ मिला और 10 करोड़ रुपए का डिबेंचर है, तो 8 करोड़ कैसे बटेगा शुरू से, मतलब जिन्होंने पहले खरीदा उनको बांटते जाओ, आखिरी के 2 करोड़ वाले उनके पूरे के पूरे पैसे डूबेंगे। जबकि विद पारी पासु क्लॉज में पूरे पैसे नहीं डूबते, सबको प्रोपोर्शनेटली पैसा मिलता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 71। अब हम लीगल पार्ट पे आ गए। 71 डिबेंचर्स के बारे में। आइए सर, डिबेंचर के बारे में सबसे पहला लॉ 71 लॉ पहला बोला, कोई भी कंपनी अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना चाहता है तो कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा। भाई सीधी बात है, आप डिबेंचर होल्डर जो कि आउटसाइडर उनको शेयर होल्डर बना रहे हो, तो अपना 62 का लॉ था राइट शेयर्स, वो ये बोलता था कि आप बाहर वालों को इशू करोगे तो पहले मेंबर से पूछो। तो उसी बेस पे यहां पे भी लॉ लिखा गया है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना चाहते हैं तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। सेकंड नंबर है नो वोटिंग राइट। कंपनी इनको वोटिंग राइट नहीं देगी, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट है, अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करना चाहती है तो रूल 18 को कंप्लाई करना पड़ेगा, जो भी अपन आगे बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट है डीआरआर क्रिएट करना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। तो यहां पे बोला कि कोई भी कंपनी, हर कंपनी, जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, हर कंपनी को अपने प्रॉफिट में से एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डीआरआर। तो और ये जो डीआरआर है इसका इस्तेमाल केवल रिडम्पशन के लिए किया जाएगा। अगला पॉइंट है रूल्स के बारे में, मतलब इसमें रूल 18 डीआरआर के बारे में, रूल 18 में कुछ बातें लिखी हुई। देखिए ये अपन डीआरआर के बारे में बात करें, रूल 18 में क्या क्या लिखा देखो आप। पहला पॉइंट तो रूल में वही बात लिखा है कि जो डीआरआर है वो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होगा, और वो जो प्रॉफिट है वो ऐसा होना चाहिए जिससे डिविडेंड दिया जा सके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब डीआरआर और डीआरआई कितना क्रिएट करना, इसके ऊपर लॉ दिया है। डीआरआर कितना बनाना, और डीआरआई मतलब हो गया डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, वो कितना करना। तो ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, इसके सवाल हम पढ़ेंगे। 3 कैटेगरी में यहाँ पे कंपनी को डिवाइड किया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में मैंने 3 कंपनियों के नाम लिख के रखे हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी और पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये लोग चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, इनको कोई डीआरआर क्रिएट नहीं करना। पहले मैं डीआरआर के बारे में बात करूंगा, फिर डीआरआई के बारे में बात करूंगा। इसके बाद अदर लिस्टेड कंपनी, ये अदर लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ, अदर लिस्टेड का मतलब हो गया इन तीनों के अलावा बाकी जो लिस्टेड कंपनी है उनके बारे में बात करें। अब उनको जो लिस्टेड कंपनी है वो 2 तरीके से शेयर इशू कर सकती है, या तो पब्लिक इशू के द्वारा या प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर 2 ब्रेकअप करो, पब्लिक इशू के प्राइवेट प्लेसमेंट है।
अब जो पब्लिक इशू अगर है तो फिर जो पब्लिक इशू में दो टाइप की लिस्टेड कंपनी हो सकती है, एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और फिर अदर लिस्टेड कंपनी। तो ये ब्रेकअप है, पहले दिमाग में ब्रेकअप बैठा हुआ बेटा। सबसे पहले शुरू के 3 कंपनी के नाम तो अलग हो गए। अब इनके अलावा जो अदर लिस्टेड कंपनी, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू के अंदर फिर से 2 पॉइंट है, पब्लिक इशू के अंदर फिर से 2 पॉइंट है, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और अदर कंपनी। अब लॉ क्या बोलता है, चाहे वो लिस्टेड अदर लिस्टेड कंपनी कोई भी हो, पब्लिक इशू है तो कोई भी आपको डीआरआर मेंटेन नहीं करना, और अगर आपकी लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट प्लेसमेंट भी है तो भी आपको डीआरआर क्रिएट नहीं करना। बढ़िया। उसके बाद अदर अनलिस्टेड कंपनी, मतलब जो दूसरी अनलिस्टेड कंपनी, दूसरी मतलब क्या, वो 3 को छोड़कर बाकी जो लिस्टेड कंपनी है वो कौन सी है, देखो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और अदर लिस्टेड कंपनी। अब देखो एक बात तो मालूम है, ये जो अनलिस्टेड कंपनी ना, वो केवल प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू कर सकती है या डिबेंचर इशू कर सकती है, क्योंकि अगर आप पब्लिक में जाना चाहते हो तो आपको लिस्ट कराना पड़ेगा। तो अनलिस्टेड कंपनी में 2 कैटेगरी नहीं हो सकती कि पब्लिक इशू और प्राइवेट इशू, इसमें केवल क्या हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और अदर अनलिस्टेड कंपनी। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, अगर आपकी अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो कुछ भी क्रिएट नहीं करना। अब जो अदर अनलिस्टेड कंपनी है केवल उनको डीआरआर करना 10% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर। मतलब कुल मिला के इतना सारा पॉइंट में एक ही बात हो गई सर, केवल एक कंपनी है जिसको डीआरआर क्रिएट करना, वो है अदर अनलिस्टेड कंपनी। और अदर अनलिस्टेड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी को छोड़कर, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, 2 कंपनी के अलावा बाकी जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है उन सबको डीआरआर क्रिएट करना, और कितना क्रिएट करना, 10% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब बात करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन पैसों को इन्वेस्ट करना। तो किसको इन्वेस्ट करना और कितना करना, सबसे पहले थे एटलीस्ट 15%, 15% आपको मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो किसको करना पड़ता है, तो सीधी बात है भाई, जिसने डीआरआर बनाया उसको तो डीआरआई बनाना ही पड़ेगा, मतलब 10% है तो इधर 15% इनको तो करना ही पड़ेगा। इनके अलावा ये 2 और कंपनियां जिनको डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा, और वो 2 कंपनियां हैं लिस्टेड कंपनी में, जो पब्लिक इशू में जो भी लिस्टेड कंपनी जाएगी, जो भी पब्लिक इशू में लिस्टेड कंपनी जाएगी, चाहे वो एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, अदर लिस्टेड कंपनी हो, इन सबको कम से कम 15% का डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। कुल मिला के एक बार दिमाग में रखिए क्या बात करें, डीआरआर किसको क्रिएट करना पड़ेगा, अदर अनलिस्टेड कंपनी को, और डीआरआई किसको बनाना पड़ेगा, जिसको डीआरआर बनाना उसको तो डीआरआई बनाना ही बनाना है। उसके अलावा 2 और कंपनी किसको बनाना, 2 और बोलो या एक कंपनी को अगर बोलना है तो क्या बोलना है, जो लिस्टेड कंपनी है जो पब्लिक इशू में जाती है, चाहे वो एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या फिर अदर लिस्टेड कंपनी हो, सबको डीआरआई बनाना पड़ेगा। और डीआरआई की लिमिट कितनी है, एटलीस्ट 15%, मतलब 15% या उससे ज्यादा का डीआरआई आप बना सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि कितना बनाना डीआरआई, है ना, बनाना है वो तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है, कब तक बनाना है, ये सब के बारे में लॉ देखिए। कब तक इन्वेस्ट करना है, देखो अप टू 30 अप्रैल इन ईच ईयर आपको हर साल ये देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हम लोग बात कर लेते हैं 20-21 है, 20-21 है, तो 20-21 में मान लीजिए 30 सितंबर को कंपनी को 5 करोड़ का डिबेंचर्स जो है वो मैच्योर होने वाले, इस साल इतना पैसा वापस करना है 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को मान लेते हैं 3 करोड़ का वापस करना है, और 15 फरवरी 15 फेब को 2 करोड़ का आपको पैसा वापस करना है। मतलब कुल मिला के आपको 2020-2021 में 10 करोड़ रुपए पैसे आपको वापस करने हैं, डिबेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं। अब ये लॉ क्या बोलता है, लॉ ये बोलता है हर साल, मतलब मैं इस साल की बात कर रहा हूं, 30 अप्रैल 2020 तक आपको 10 करोड़ का मिनिमम 15% हो गया 1.5 करोड़, ये मिनिमम 1.5 करोड़ रुपीस आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। एक बार देख लो क्या लिखा है, अप टू 30 अप्रैल इन ईच ईयर इन्वेस्ट और डिपॉजिट, आप या तो इन्वेस्ट कर लीजिए या डिपॉजिट कर लीजिए, एटलीस्ट 15%, आप देखो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च। आपको 31 मार्च जो ईयर एंड, अगले साल का जो ईयर एंड है, मतलब 31 मार्च 2021, भाई 2020 अप्रैल है तो 21 तो अगले साल ही आएगा। तो आपको ये बोला कि
31 मार्च तक जो डिबेंचर मैच्योर होने वाले हैं, मतलब इस पूरे फाइनेंशियल में जो डिबेंचर मैच्योर होने वाले हैं, उसका कम से कम 15% आपको इन्वेस्ट करना। ये इन्वेस्टमेंट 4 जगह कर सकते हैं आप, हर जगह नहीं कर पाएंगे आप। डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट 4 जगह कर सकते हैं। पहला शेड्यूल बैंक में कर लो, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में कर लो, तीसरा ऐसी सिक्योरिटी जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 20 में दी हुई है, और चौथा इंडियन ट्रस्ट एक्ट का कि में जो कंपनियां स्पेसिफाइड है उनके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये सब के सब जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपके अनइनकम्बर्ड होना चाहिए, दैट इज चार्ज फ्री होना चाहिए। उस पर कंपनी चार्ज क्रिएट करके नया लोन नहीं ले सकती, चार्ज फ्री होना चाहिए। तो ये 4 में से कोई एक जगह आपको 15% कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर या जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, इट कैन नॉट बी चार्ज, इसको चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, ये तो हमने पहली बात कर लिया। और अगला पॉइंट है कि ये जो आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, इसका इस्तेमाल केवल किस में करेंगे आप? इसका इस्तेमाल करेंगे केवल डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने में। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे एक बार वापस से बात करते हैं भाई। पहला रिडम्पशन कंपनी ने मान लेते हैं 1.5 करोड़ रुपए मिनिमम करना था, कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लीजिए कंपनी ने कितना का इन्वेस्टमेंट कर दिया? 2 करोड़ रुपए कर सकती है, मिनिमम 1.5 करोड़ है। अब पहला रिडम्पशन कंपनी का कितना है? 5 करोड़ रुपए। अब कंपनी को 5 करोड़ चाहिए। सवाल ये होता है कि जो 2 करोड़ रुपए आपने बैंक में जमा करके रखा है, क्या वो पूरा का पूरा 2 करोड़ रुपए निकाल कर 5 करोड़ का रिडम्पशन कर ले क्या? इसका आंसर है नो, क्योंकि यहां पे लॉ में एक और लैंग्वेज दी है। देखिए क्या लिखा है, अमाउंट रिमेनिंग इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड शेल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी मैच्योर्ड अप टू 31 मार्च। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यहां पर 30 सितंबर को आपको पैसा निकालना है, आपने बैंक में 2 करोड़ रुपए जमा करके रखे हैं, तो लॉ क्या बोलता है, ये जो डिबेंचर भविष्य में जो मैच्योर होने वाले ना, कितना होने वाला है? 5 करोड़। तो 5 करोड़ का 15% ये हो गया 7.5 करोड़। तो जो ये 5 करोड़ का 15% ये हो गया 75 लाख, है ना, ये हो गया 75 लाख। तो 75 लाख रुपीस आपका मिनिमम इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, ये 2 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो 2 करोड़ में से 75 लाख रुपए आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। बाकी जो बचा 1.25 करोड़ रुपीस, ये आप विड्रॉ कर सकते हो। मतलब पूरा एक साथ विड्रॉ मत करना, भविष्य में जो और बचे हुए ना इन्वेस्टमेंट, तो उनका 15% आपका कैप्ड इन्वेस्टेड होना चाहिए, रखे रहना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में। अगला पॉइंट देखिए, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर भाई डीआरआर किस लिए बनाते हैं? रिपेमेंट करना है, तो पार्टली कन्वर्टेबल में एक पोर्शन शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है, एक रिडम्पशन करना है। तो जो रिडम्पशन करने वाला पोर्शन है ना, उसी के लिए डीआरआर आपको क्रिएट करना है, क्योंकि बाकी तो शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, उसमें डीआरआर की जरूरत नहीं है। इसके बाद डीआरआर का इस्तेमाल केवल रिडम्पशन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी। देखो, डिबेंचर ट्रस्टी का बेसिक लॉ क्या है कि इतने सारे डिबेंचर होल्डर है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज का कॉन्सेप्ट लाया गया है। डिबेंचर ट्रस्टीज कंपनी अपॉइंटमेंट करती है, उसका एक ही पर्पस है, ताकि कोई भी डिबेंचर होल्डर्स की जो क्वेरीज है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये लोग दूर कर सके। तो आइए बात करते हैं ट्रस्टीज के बारे में। पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट। भाई ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पे ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा? तो 3 केस है लॉ में जहां पे ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। पहला, अगर कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू करके डिबेंचर लेना चाहती है तो ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। सेकंड, अगर कंपनी पब्लिक ऑफर करना चाहती है तो ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा है, अगर कंपनी अपने 500 से ज्यादा मेंबर को डिबेंचर इशू करना चाहती है तो ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये 3 केस में ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। और जो ट्रस्टी कितने अपॉइंट होंगे? एक या एक से ज्यादा। आप एक ट्रस्टी भी अपॉइंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट करना कब पड़ेगा? इशू करने के पहले, ऑफर करने के पहले, मतलब जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हैं उसके पहले आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। और इवन वो जो प्रॉस्पेक्टस है ना, उसमें ट्रस्टीज के नाम लिखने पड़ते हैं कि ये पर्सन हमारे कंपनी के ट्रस्टी बनने के लिए तैयार हैं। ओके, अगला पॉइंट, ड्यूटीज। अब ये डिबेंचर ट्रस्टीज का काम क्या है? तो बेटा इनके 2 ड्यूटीज हैं। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये इनका मेन काम है। और दूसरा, टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स की जो भी कंप्लेंट्स हैं उन कंप्लेंट्स को दूर करना। ये 2 मेन इनके काम होते हैं। अब इनकी एक जवाबदारी होती है सर, डिबेंचर ट्रस्टीज की जवाबदारी होती है कि वो जरूरत पड़ने पर डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करे। तो मीटिंग कॉल करने की बात कब होगी? जब बड़ी इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे। तो लॉ में 2 ऐसे केसेस दिए हैं जहां पे डिबेंचर ट्रस्टीज को डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले, अगर कंपनी के जो टोटल डिबेंचर वैल्यू है उसका 1/10 मतलब 10% वाले जो डिबेंचर्स की वैल्यू वाले अगर रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेजिशन भेजते हैं कि आप मीटिंग कॉल करो, तो मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। और दूसरा केस है जहां पे मीटिंग कॉल करना पड़ता है,
ऐसी कोई इवेंट हुई है, अगर कंपनी में ऐसी कोई इवेंट हुई है जिसके द्वारा आपको लगता है कि भाई देखो, कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किया ना तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन बनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें लिखी होगी कि कंपनी को ये नहीं करना है, ये करना है, और मान लीजिए कंपनी ने वो काम कर लिया तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा या डिफॉल्ट होगा तो डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटी है कि सारे डिबेंचर होल्डर्स को बुलाए और उनके सामने बात को रखे। और दूसरा, आप अगर ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर लगता है जिससे डिबेंचर होल्डर्स का राइट को अफेक्ट होने वाला है तो आप डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करेगा। मतलब एक तो 1/10 वाले जब रिक्वेस्ट करते हैं तब तो कॉल करना ही पड़ेगा, और दूसरा केस अगर उनको ये पता चल गया कि भाई कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, डिफॉल्ट किया, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट अफेक्ट होने वाला है, तो उस केस में तुरंत इनको मीटिंग कॉल करनी है, इनकी जवाबदारी है। अगला पॉइंट है लायबिलिटी, मतलब डिबेंचर ट्रस्टीज के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी भी आती है सर। हाँ देखो कब आएगी, अगर जो डिबेंचर ट्रस्टी है उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, अरे भैया विश्वास का काम है, आपने डिबेंचर होल्डर के साथ विश्वासघात किया, तो पहला पॉइंट है इफ दे आर गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और दूसरा फेल्स टू शो डिग्री ऑफ केयर एंड डिलीजेंट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, मतलब उनसे जो एक रीजनेबल केयर या एक रीजनेबल एफर्ट, एक स्किल का यूज करना चाहिए उनको, क्योंकि एक पोस्ट पे है बैठे वो और डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए काम करना है, पर वो नेग्लिजेंटली काम कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने काम को, जिसकी वजह से डिबेंचर होल्डर को नुकसान हो गया, तो उस केस में वो लायबल होंगे, मतलब वो डैमेजेस जो डिबेंचर होल्डर्स को जो भी उनकी वजह से नुकसान हुआ ना, तो डिबेंचर ट्रस्टी विल बी पर्सनली लायबल टू पे द डैमेजेस। अगला पॉइंट है, अगर अगला पॉइंट देखियो क्या लिखा है, अगर कोई कंपनी ने क्या किया, अगर एक कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्ट डीड में, ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है, कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में जो एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्ट डीड में या कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें ये साफ साफ क्या लिख दिया कि हम डिबेंचर ट्रस्टी को उनकी लायबिलिटी से एग्जम्प्ट करें, अरे मतलब क्या बोला, अगर डिबेंचर ट्रस्टी कभी लायबल हो भी गया ना गलती से, मतलब उन्होंने कुछ गलत काम किया और उनके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी आती है तो हम उसको एग्जाम करते हैं। या कंपनी ने क्या बोला, अगर डिबेंचर ट्रस्टीज को पेमेंट करना पड़ा तो कंपनी उसको रिइंबर्स करेगा, मतलब कुल मिला के भाई आप लॉ के अगेंस्ट में काम करें, लॉ ने बोला पर्सनल लायबल है और आप क्या करें, आप उनको लायबिलिटी से एग्जाम करें, तो उस केस में आपने भले वो डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिख के रखा है या अलग से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो आपका जो डीड है या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट में, सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के, अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जो कि लॉ के अगेंस्ट में, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगला पॉइंट है एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी, मतलब देखो क्या बोल रहा है, डिबेंचर ट्रस्टी को अगर लायबिलिटी से एग्जाम करना है तो उसका भी एक तरीका लॉ में करने दिया, और वो तरीका क्या है, कौन एग्जाम कर सकता है, अरे भैया जिसको कंपनसेशन मिलेगा वही चाहे तो एग्जाम कर सकते हैं, है ना, मतलब और वो कौन लोग, डिबेंचर होल्डर, उनको डिबेंचर ट्रस्टी से कंपनसेशन मिलता है तो वो चाहे तो उनको एग्जाम कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग को तैयार होना पड़ेगा, जो डिबेंचर की टोटल वैल्यू का कम से कम 3/4 वाले मीटिंग में तैयार हो जाएं कि हाँ ठीक है हम ट्रस्टी को उसकी लायबिलिटी से एग्जाम्प्ट करें, तो उस केस में डिबेंचर ट्रस्टी को लायबिलिटी से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 10 करोड़ का डिबेंचर्स है और डिबेंचर ट्रस्टी ने कोई ऐसा काम किया जिससे नुकसान हो गया डिबेंचर होल्डर को, अब मीटिंग कॉल हुई कि इनसे पैसा लेना है कि नहीं लेना है, तो मान लीजिए 8 करोड़, 10 करोड़ में से 8 करोड़ वाला ने क्या बोल दिया, अरे छोड़ दो बेचारे को, तो आप छोड़ सकते हैं, तो उस केस में वो लायबिलिटी इसकी नहीं आएगी, ठीक है। 75% लोग तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब मैटर ट्रिब्यूनल में पहले ड्यूटी ऑफ कंपनी के ऊपर बात करते हैं। भाई कंपनी की जवाबदारी क्या है कि जब जब इंटरेस्ट की पेमेंट की बात आती है या जब जब डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने की बात है तब आप पे कर दो, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो इंटरेस्ट पे करो जो भी ड्यू डेट है, और जब डिबेंचर का रिडम्पशन का डेट आएगा तो आपको रिडम्पशन करना पड़ेगा एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, ये कंपनी की जवाबदारी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 9th और 10th ये दोनों है ट्रिब्यूनल का पावर। 9th नंबर का पॉइंट क्या लिखा है, जो कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टीज है, भाई इनका मेन काम ही क्या होता है कि वो ध्यान रखते हैं डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। तो अगर डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा कभी भी लगा, उन्होंने कंक्लूड किया कि जो एसेट है कंपनी की, जो एसेट है जो उनको सिक्योरिटी के रूप में दी गई है या जो अदर एसेट भी है, वो या तो इनसफिशिएंट हो चुकी है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है किसी भी वजह से, या ऐसा लग रहा है कि इनसफिशिएंट हो सकती है। अगर डिबेंचर ट्रस्टीज को ऐसा लगता है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो चुकी है या ऐसा लग रहा है कि हो सकती है भविष्य में, तो उस केस में वो ट्रिब्यूनल के अप्लाई करेंगे, डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर के बदले में ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे, और ट्रिब्यूनल सारी पार्टीज को सुनने के बाद ऑर्डर देगा कंपनी को। किस बात का ऑर्डर देगा, रेस्ट्रिक्टिंग टू इनकर फर्दर लायबिलिटी। कंपनी को ये बोला जाएगा भैया आप पुराने लोन भी पे करने के लिए आपकी हैसियत नहीं लग रही है, तो आप कम से कम नए लोन और मत लो। तो कुल मिला के डिबेंचर ट्रस्टीज
ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करके कंपनी को और लोन लेने से रुकवा सकते हैं। अगला पॉइंट है 10 नंबर का पावर क्या, देखो अगर किसी कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया या डिबेंचर्स का रिडम्पशन का ड्यू डेट आ गया लेकिन आप रिडम्पशन नहीं कर रहे, और तो उस केस में या तो डिबेंचर होल्डर खुद भी जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास या उनके बदले में डिबेंचर ट्रस्टी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, और ट्रिब्यूनल सारी पार्टी को सुनने के बाद में कंपनी को ऑर्डर पास करेगा। अगर कंपनी ने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट पे करने का ऑर्डर दिया जाएगा, और अगर डिबेंचर्स का रिडम्पशन नहीं करी तो कंपनी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप रिडम्पशन करो। फिर ये डिफॉल्ट वाले प्रोविजंस आप पढ़ लेना सर, 11 नंबर 10 नंबर, अगर डिफॉल्ट हुआ तो पेनल्टी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो रूल्स बना सकता है। नेक्स्ट 30 नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहां पे एक लिमिट है सर कि अगर कंपनी का जो बोरोइंग लिमिट है, अगर जो कंपनी लोन ले रही है ना वो एक लिमिट से ज्यादा की है तो उस केस में आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अभी लिमिट लॉ में क्या लिखे देखो, अगर किसी भी कंपनी की एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज बोरोइंग, मतलब कंपनी जो ऑलरेडी लोन ले चुकी है और कंपनी जो डिबेंचर इशू करने वाली है उसको बोलते हैं प्रपोज डिबेंचर, प्रपोज बोरोइंग, ये दोनों मिलकर एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज, ये दोनों मिलकर ज्यादा है, बढ़ रहे हैं, एक्सीड कर रहा है किससे, कंपनी की पेड अप कैपिटल फ्रीजर सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब कुल मिला के सिंपल समझ लो सर, मान लेते हैं कंपनी का पेड अप कैपिटल फ्रीजर सिक्योरिटी प्रीमियम तीनों जोड़ा आपने, वो आ गया 10 करोड़ रुपए, और कंपनी ने ऑलरेडी लोन लेके रखा है मान लेते हैं 8 करोड़ रुपए, और जो कंपनी और जो लोन लेना चाह रहा है वो मान लेते हैं 3 करोड़ रुपए का और लोन लेना चाहता है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गए 11 करोड़। तो कंपनी की पेड अप कैपिटल फ्रीजर सिक्योरिटी प्रीमियम से एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में लॉ बोलता है कि रुको, ये डिबेंचर इशू करने के पहले, ये 3 करोड़ का डिबेंचर इशू करना है ना आपको, तो इशू करने के पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लोन एक लिमिट से क्रॉस हो रहा है, तो भैया मेंबर के नॉलेज में ले आओ, तो आपको यहां पे पास करना पड़ेगा एसआर। और अगला पॉइंट है टर्म लोन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, सॉरी टेम्परेरी लोन। तो अगर कंपनी ने कोई टेम्परेरी लोन लेके रखा है तो वो भी है तो लोन, लेकिन ऊपर की जो लिमिट है ना एग्जिस्टिंग और प्रपोज, उसमें टेम्परेरी लोन को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो तो बहुत जल्दी पे होने वाला है, उसको छोड़ दिया जाएगा। अगला पॉइंट है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, लास्ट पॉइंट है कि कोई भी कंपनी जब भी डिबेंचर को अलॉटमेंट करेगी तो 30 दिन के अंदर कंपनी को आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन पास 3, मतलब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में। हमने ये तो बात कर लिया कि डिबेंचर ट्रस्टीज के अपॉइंटमेंट कब करेंगे, अब उसके अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ लॉ हैं। जैसे पहला पॉइंट है नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, मतलब आपने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया ना, तो डिबेंचर ट्रस्टीज का नाम आपको कहां कहां लिखना पड़ेगा, लेटर ऑफ ऑफर, मतलब डिबेंचर ट्रस्ट को जो भी आप डॉक्यूमेंट इशू करोगे ना कि भैया हम ये है हमारे टर्म्स है, आप उसके बेस पर हमको एप्लीकेशन दो डिबेंचर परचेस करने का, तो लेटर ऑफ ऑफर में इनके नाम होंगे, प्लस कंपनी डिबेंचर होल्डर के साथ जब भी भविष्य में कम्युनिकेशन करेगी हर कम्युनिकेशन में डिबेंचर ट्रस्टीज का नाम होगा, ताकि डिबेंचर होल्डर को पता रहे कि हाँ हमारे संरक्षक कौन है, हमारे लोग कौन है जो हमारे बदले में हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है जो भी डिबेंचर ट्रस्टीज है उनको अपॉइंटमेंट करने के पहले उनकी रिटर्न कंसेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, और प्लस उनकी रिटर्न कंसेंट ले ली गई है इस स्टेटमेंट को आपको लेटर ऑफ ऑफर में, जो भी इनका लेटर ऑफ ऑफर वगैरह है उसमें आपको इस बात को लिखना पड़ेगा कि इनसे अप्रूव, मतलब हमने इनसे परमिशन ले ली है। अगला पॉइंट है कैजुअल वैकेंसी। अगर भाई कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए की है और 2 साल के बाद वो जो डिबेंचर ट्रस्टी था 2 साल के बाद उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, या इनकेपेबल हो गया या उसने रिजाइन कर दिया, तो कुल मिला के अगर कोई भी डिबेंचर ट्रस्टी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता तो वो जो वैकेंसी राइज होती है उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। अभी जो कैजुअल वैकेंसी हो गई है उसको फिलअप कौन करेगा, आंसर है बीओडी करेगा, लेकिन एक कैजुअल वैकेंसी ऐसी है जिसको फिलअप करने का अधिकार बीओडी को नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है रेजिग्नेशन, मतलब अगर किसी डिबेंचर ट्रस्टी ने रिजाइन कर दिया उसकी वजह से जो कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है तो इसकी अपॉइंटमेंट उसको फिलअप बीओडी नहीं करेगा, तो कौन करेगा, डिबेंचर होल्डर अपनी मीटिंग में करेंगे। मतलब कैजुअल वैकेंसी इन जनरल बीओडी फिलअप करता है, पर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है तो उसको फिलअप करेगा कंपनी के डिबेंचर होल्डर खुद। अगला पॉइंट है रिमूवल। भाई देखो जो डिबेंचर ट्रस्टीज है उसकी अपॉइंटमेंट कंपनी ने किया लेकिन वो काम करे डिबेंचर होल्डर्स के बदले में, तो अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ काम किया तो डिबेंचर होल्डर को यह पावर दिया गया है कि वो उनको हटा सकते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी को हटा सकते हैं। तो कितने लोग की अप्रूवल चाहिए, 3/4 इन वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर, जो कंपनी के टोटल डिबेंचर्स है उनकी वैल्यू का 3/4। जैसे मीटिंग में अपन एसआर बोलते हैं ना शेयर होल्डर की मीटिंग में, तो यहां एसआर वर्ड नहीं आता लेकिन 3/4 75% लोगों की मेजोरिटी
जब चाहे तब किसी भी ट्रस्टी को हटा सकती है, हटाने का पावर इनको दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। मतलब सीधी बात है, इन लोगों को डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते, इनके अलावा बाकी किसी को भी डिवेंचर ट्रस्टी आप अपॉइंट कर सकते हो। और ये बात एक्ट में नहीं दी है, कहां दी है, रूल्स में। तो आइए बात करते हैं किनको किनको ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आपको बोल दिया बेनिफिशियल शेयरहोल्डर, मतलब जो कंपनी का रियल ओनर है, शेयरहोल्डर है, जिसने शेयर परचेस कर रखा है, वो मालिक है, उनको ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। सेकंड नंबर, ऐसे लोगों को आप ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते जिन्होंने डिबेंचर का रिडम्पशन करने की गारंटी दी है या इंटरेस्ट का पेमेंट करने की गारंटी दी है। तो सोचो ना भैया, गारंटर का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो गया ना, तो उसको आप डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है इंडेटेड, मतलब डेटर है। किसका डेटर है, कैश का प्लस को सब्सिडी का। कैश प्लस को सब्सिडी का जो डेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, कैश का मतलब क्या है, सी फॉर कंपनी, ए फॉर एसोसिएट कंपनी, एस फॉर सब्सिडी कंपनी, एच फॉर होल्डिंग कंपनी। और ये को सब्सिडी मतलब होल्डिंग की और सब्सिडी, कुल मिला के अगर मान लेते हैं कोई कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड किसको किसको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकती, तो ए लिमिटेड अपने खुद के डेटर को ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाओगे, अपनी एसोसिएट कंपनी के डेटर को अपॉइंट नहीं कर पाओगे, अपनी सब्सिडी के, अपनी होल्डिंग के, या अपनी होल्डिंग के कोई दूसरी को सब्सिडीज है, इन लोगों को आप अपने यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है पकोड़े कैश। अरे ये क्या है, मतलब क्या बोला, कैश का मतलब तो यही वाले चार कंपनी है सर, ये जो चार कंपनी है ना, कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी, इन कंपनियों के, इन चार कंपनियों के 5 लोगों को आप डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। वो 5 कौन लोग हैं, पी फॉर प्रमोटर, पी फॉर प्रमोटर, देखो नाम क्या क्या लिखा, पकोड़े मतलब क्या हुआ, पी फॉर प्रमोटर, के फॉर केएमपी, ओ फॉर ऑफिसर, डी फॉर डायरेक्टर, ई फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, तो इन 5 लोगों को आप डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। फिर ये जो डीपीके है, पी पी डी के, ये जो 3 लोग दिख रहे हैं ना, उनके रिलेटिव्स को भी आप ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। डीपीके मतलब दीपिका, दीपीके है ना, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी, ये बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर एम्प्लॉय तो छोटे लोग हैं, इन 3 लोग के रिलेटिव को भी आप ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। इसके बाद अगला पॉइंट है पिक्यूनरी रिलेशनशिप। पिक्यूनरी का मतलब है मॉनेटरी, मतलब अगर किसी पर्सन का कंपनी में मॉनेटरी इंटरेस्ट एक लेवल से ज्यादा है, एक लेवल से ज्यादा है, तो उस केस में उसको आप कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। वो लेवल क्या है भाई, वो लेवल है एटलीस्ट 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और इनकम। कंपनी का जो भी टर्नओवर या जो इनकम है उसका 2% निकाल लो, या 50 लाख रुपए और हायर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो एक बार इसको भूल जाओ सर, ये और हायर एज में प्रिस्क्राइब का मतलब क्या, वही जो 50 लाख की लिमिट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स में कभी बढ़ा भी सकती है, तो अभी तो 50 लाख की है, तो अभी कंपैरिजन आपको किसको करना है, कंपनी के जो ग्रॉस टर्नओवर है उसका 2% निकाल लो, या 50 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, विच एवर, दोनों में जो भी कम है। भाई मान लो आपने 2% निकाला, 40 लाख आ गया, और ये 50 लाख, तो विच एवर इज लोअर कितना हो गया, 40 लाख। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसका इस कंपनी में 40 लाख या उससे ऊपर का इंटरेस्ट है, तो और कब इंटरेस्ट, ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और करेंट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब सर आज अपॉइंटमेंट करते समय नहीं है, लेकिन आज के 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले था, तो उसको भी आज ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। मतलब ये जो आपको पिक्यूनरी रिलेशनशिप है ना, कब देखना पड़ेगा, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल अपॉइंट करे उसके पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, या करेंट फाइनेंशियल ईयर में, इनमें अगर इतना इंटरेस्ट है तो आप उसको ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाओगे। हाँ, इससे कम है, भाई मान लो मिस्टर ए का पिक्यूनरी रिलेशनशिप कंपनी में 1 साल पहले था, 30 लाख का था, तो आप अपॉइंट कर दो, क्योंकि किससे कम, किससे कितना मिनिमम होना चाहिए, 40 लाख इस एग्जांपल में, तो उससे कम है तो आप बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हो। और आखिरी पॉइंट है बेनिफिशियल एंटाइटल्ड टू मनी फ्रॉम कंपनी अदर देन एमोशन एज डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब कुल में आके बोलना चाह रहा है कि एक ऐसे पर्सन को आप ट्रस्टी अपॉइंट मत करो जिसको डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसके अलावा भी कुछ मिलता है। मतलब सिंपल बात है कि मान लीजिए मैं कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा हूं, तो मैं ट्रस्टी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरे को एम्प्लॉय के रूप में भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है और ट्रस्टी के रूप में भी मिलेगा, तो ये अलाउड नहीं है। तो ऐसे 7 लोग हैं जिनको ट्रस्टीज की तरह आप अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। अगला लास्ट पॉइंट है वो जो सिक्योर डिबेंचर अपन ने पढ़ा था ना, कि कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है एज पर रूल्स, तो वो सिक्योर डिबेंचर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो। सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर सिक्योर डिबेंचर इशू करना चाहती है तो उसका रिडम्पशन मैक्सिमम 10 साल के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जिनका रिडम्पशन पीरियड 10 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल तक हो सकता है। तो ऐसे कौन सी कंपनी है जो इस टाइप के डिबेंचर इशू कर सकती है, तो ऐसे 4 लोग हैं। पहला, ऐसी कोई कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है या
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी कंपनी, और चौथा है ऐसी कोई भी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई या नेशनल हाउसिंग बैंक ने परमिट करके रखा है, तो उन कंपनियों को, मतलब ये चार ऐसी कंपनियां, तीन ऐसी कंपनियां हो गई जो 10 साल से ज्यादा, चार कंपनियों के नाम हो गए जो 10 साल से ज्यादा और 30 साल तक का सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हैं। ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, और कंपनी परमिटेड बाय मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई और एनएचबी। अगला पॉइंट है फुल्ली सिक्योर्ड बाय क्रिएशन ऑफ डिबेंचर ऑफ केयर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जो कंपनी डिबेंचर इशू करे ना भाई, सिक्योर डिबेंचर का मतलब क्या हुआ, जो फुल्ली सिक्योर्ड हो। और कंपनी किसकी एसेट को सिक्योरिटी में दे सकती है, कैश की। कैश का मतलब क्या हुआ, अपनी खुद की एसेट दे सकती है, अपनी एसोसिएट की कैश दे, सब्सिडी प्रॉपर्टी दे सकती है, अपनी सब्सिडी की प्रॉपर्टी भी दे सकती है, अपनी होल्डिंग की भी प्रॉपर्टी दे सकती है। तो एक कंपनी अपनी और अपने से जुड़ी हुई 3 और कंपनियों की एसेट की सिक्योरिटी दे सकती है। अगला पॉइंट है, आप जब भी डिबेंचर, आप सिक्योर डिबेंचर इशू करोगे तो आपको ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, और ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट जो की जाती है वो प्रोस्पेक्टस के पहले या लेटर ऑफ ऑफर के पहले आपको करना पड़ेगा। प्लस डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनानी पड़ती है, जो बेसिकली एक एग्रीमेंट है। और डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब तक बनाना पड़ेगा, डिबेंचर्स के अलॉटमेंट के बाद अगले 60 दिन के अंदर। मतलब कुल मिला के डिबेंचर ट्रस्टीज की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करने के पहले करना पड़ता है, लेकिन जो डिबेंचर्स का जो अलॉटमेंट है वो आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो बनता है वो बनेगा अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर। और आखिरी पॉइंट है चार्ज क्रिएटेड इन फेयर ऑफ ट्रस्टी। भाई जो भी चार्ज क्रिएट करती है ना कंपनी, एसेट की सिक्योरिटी देती है, वो डिबेंचर के फेयर में क्रिएट नहीं करेगी। वो तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कितने भी लोग हो सकते हैं, उनके बदले में जो डिबेंचर ट्रस्टी है उनके नाम से चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो ये हो गया डिबेंचर्स का टॉपिक कंप्लीट। अब मैं चाहता हूं कि जो वीडियो है ना, आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे देखिए, और मैंने पूरा 100% डिटेल में कवर किया है। ओके, और स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। थैंक यू।